नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एक बहुत बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो है आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि विदाउट आंसर राइटिंग आप कल्पना भी नहीं कर सकते फाइनल सिलेक्शन का। क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं वो मेंस का होता है। और ये मेंस जनरली स्टूडेंट के साथ यही समस्या होती है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। तो एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा, आपको रेगुलर इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। और इस प्रैक्टिस में आपके साथ पूरी तरीके से आईएएस एनालिसिस की टीम है, जिसके द्वारा ठीक है आपको पूरी की पूरी यहाँ पे मदद की जाएगी। एक आइडियल जो प्रश्न का जो उत्तर है ठीक है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आप भी हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर करिए, उसका फ्रेमिंग करिए, हमें टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है भेजिए, उसका हम लोग रिव्यू भी करेंगे। और साथ में उसमें से जो भी कमियां हो गई ठीक है उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके राइटिंग स्किल में पूरी तरीके से सुधार आ पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज़ को यहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये स्टेट पीसीएस और साथ में जो यूपीएससी है ठीक है, इसको दोनों को ही यहाँ पे ध्यान में रख के चलाया जाएगा। बाकायदा मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सा यूपीएससी के लिए है और कौन सा स्टेट पीसीएस के लिए है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो। साथ में इसी आंसर राइटिंग को ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ भी पूरी तरीके से जोड़ा जाएगा। जैसे ऑप्शनल में हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। साथ में जो पॉलिटी हो गया, सोशल हो गया, उसके भी ऑप्शनल प्रश्नों को ठीक है आप लोगों से शेयर जरूर किया जाएगा, मॉडल आंसर भी शेयर किया जाएगा। अब इसमें देखिए यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होता है, बारी बारी से इसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। और आज बाकायदा हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 1 का पोर्शन। ठीक है, जीएस पेपर 1 में देखिए हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है और साथ में सोशल इशू भी है। तो ये जो सीरीज है हिस्ट्री सीरीज के नाम से चलेगा। इसमें अभ्यास जो प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 होगा। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करें कि कौन सा प्रश्न है और उसका मॉडल आंसर सिनॉप्सिस बनाते हुए एक अच्छा ठीक है आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और पीडीएफ जो है पूरा मॉडल आंसर का जो पीडीएफ है इसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आज का जो पहला प्रश्न है भारत के आंदोलन से संबंधित, कि भारत का विभाजन एक कह रहा है कि अत्यंत त्रासदीपूर्ण लेकिन अवश्यम भावी घटना थी, जिसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था। प्रारंभ से ही कांग्रेस व गांधी द्वारा ऐसे गंभीर कदम नहीं उठाए गए थे जिससे संभावित विभाजन को रोका जा सकता। इस कथन का परीक्षण करें। कुल मिला के देखिए यहाँ पे प्रश्न में अगर ठीक है अगर सीधे सीधे समझने में कोशिश करें तो भारत का विभाजन में ठीक है एक त्रासदीपूर्ण था। त्रासदीपूर्ण इसीलिए था कि देखिए बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। पूर्वी बंगाल हो गया, चाहे वो भारत के पश्चिम के क्षेत्रों में, पंजाब के क्षेत्रों में, यहाँ पे हजारों लाखों लोग मारे गए जिनका कोई डेटा आज वर्तमान तक उपलब्ध नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई एक तो आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, कितने लोग मारे गए, वो तो समस्या हुआ ही हुआ। उसके बाद से भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से भारत का पूरी तरीके से बंटवारा हो गया। और लेकिन अवश्यंभावी घटना थी। इसका क्या मतलब है कि क्या ऐसे ही हो गया, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया? तो बिल्कुल ठीक है, रोकने का तो प्रयास किया लेकिन होके ही रहा, इसीलिए तो होना ही था, अवश्यंभावी लगाया गया है। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट कह रहा है कि जिसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये तो भाई हुआ ठीक है, त्रासदीपूर्ण अवश्यंभावी जो घटना था ये हुआ, लेकिन इसका बीज तो बहुत पहले बो दिया गया था, रोप दिया गया था, जो आज़ादी तक आते आते एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। फिर अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए कि प्रारंभ से ही कांग्रेस व गांधी द्वारा अगर कोई कदम उठाया गया होता, गंभीर कदम ठीक है, शुरू में ही उस बीज को अगर बढ़ने ही नहीं दिया गया होता तो शायद आज भारत का विभाजन नहीं होता। अब यही कह रहा है कि इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब यही ये परीक्षण करिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, वर्णन करिए, विश्लेषण करिए। इसको लेके मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे से जाके देख के आइए, इन शब्दों का मतलब समझिए। तो परीक्षण का मतलब तो सिंपल होता है कि कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ तर्कों के माध्यम से आप विभिन्न तर्कों को दिखाने का प्रयास कीजिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तो चलिए हम लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस सबसे पहले बनाएंगे हम लोग
ताकि उस सिनॉप्सिस के जरिए कोई भी हमारे आंसर में अनवांटेड चीज़ ना आए और आंसर बिल्कुल वही होना चाहिए जो प्रश्न का उत्तर हो। बार बार मैं बोलता हूँ, आंसर वही होगा अच्छा जो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए, प्रश्नों को हमने तोड़ लिया, सिनॉप्सिस बना लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे भूमिका में, किस तरीके से त्रासदीपूर्ण था, अवश्यंभावी घटना था, इसको थोड़ा सा हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दूसरा में देखेंगे कि क्या कांग्रेस व गांधी द्वारा ऐसे गंभीर कदम, ठीक है, अगर नहीं उठाए गए तो ऐसे कौन कौन से कदम थे, आखिर इंटेलेक्चुअल इतिहासकारों के द्वारा आज भी ये, ठीक है, ब्लेम क्यों किया जा रहा है आज, क्योंकि वह भारत में जो राजनीतिक स्थिति है वर्तमान में बार बार, ठीक है, उस चीज़ को लाया ही जाता है, कांग्रेस को, गांधी को यहाँ पे दोष दिया जाता है। तो क्या ये दोष देना वाकई में उचित है? अब वो हो गया सिक्के का एक पहलू। अगर ये दोष देना वाकई में उचित नहीं है तो उसको डिफेंड भी करना होगा। इसीलिए यहाँ पे दूसरा चीज़ हो जाएगा कि विभाजन को रोकने के लिए कांग्रेस व गांधी के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, और अंत में हो जाएगा यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष ये वही है, मेकअप टाइप का है। अगर इस निष्कर्ष को अच्छे तरीके से अगर आप, ठीक है, बना के लिख देते हैं तो समझिए कि आपके आंसर में 4 चांद लगाने का काम करेगा, अच्छा इंप्रेशन माना जाता है। कुल मिला के ये हो जाएगा, देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन, और ये दोनों पार्ट जो हो जाएगा इसी को बोला जाता है बॉडी पार्ट, ठीक है, आंसर का। और लास्ट में निष्कर्ष अर्थात एक कंक्लूजन क्या हो जाएगा। इतना अगर आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका आंसर काफ़ी शानदार माना जाएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग बारी बारी से, ठीक है, लिखने का प्रयास करते हैं। पहला है भूमिका। देखिए, भूमिका जितना कम से कम शब्दों में लिखे, जोरदार तरीके से लिखे, वही भूमिका सबसे अच्छी होती है। कह रहा है कि 20वीं सदी की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि भारत की जो आज़ादी है, ठीक है, भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन, देखिए बहुत उस समय तो बहुत सारे घटनाएं हुए, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार को ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार को ले लीजिए, लेकिन उसी में एक भारत का विभाजन भी तो हुआ जिसमें कितने सारे लोग, हजारों लाखों लोग मारे गए। कह रहा है कि भारत का विभाजन जिसे अंग्रेज लेखक कोलिंस और फ्रेंच लेखक, अब देखिए अंग्रेज लेखक जो कि पूरी तरीके से ब्रिटेनवासी थे, यूरोपवासी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रीडम द मिडनाइट में इतिहास का सबसे जटिल तलाक कहा है। अब तलाक का मतलब क्या है तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, जटिल कॉम्प्लेक्स तलाक, ठीक है। यूरोप में, अमेरिका में आज वर्तमान में अगर तलाक होता है, ठीक है, अगर जटिल नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, देखिए पार्टी लोग मना लेते हैं, चेस से चेस लड़ा के, कांग्रेस बोल के, ठीक है, निकल जाते हैं कि चलो भाई तलाक मुबारक हो। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में समझे तो भारत में हर एक जो तलाक होता है जनरली, देखिए, जटिल ही होता है, ठीक है। जटिल क्यों? क्योंकि हमेशा ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्याय है कि भाई मैं ही सही हूँ, एक सिलसिला जारी होता है। अब इसको अप्लाई करिए भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति में, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ये जटिल जो तलाक कहा गया है, कम शब्दों में उसका शब्दार्थ, उसका भावार्थ यही निकलता है कि आज भी भारत पाकिस्तान अगर उलझे हुए हैं तो इसके पीछे इस जटिल तलाक का, ठीक है, बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि उसी समय अगर तलाक सही से हुआ होता तो शायद आज इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे बॉडी पार्ट में आइए। यहाँ पे अब बॉडी पार्ट में देखिए, अब दिखाना है आपको कि आखिर कौन कौन से दोष यहाँ पे लगाया जाता है। तो भारत के विभाजन के संबंध में अनेक विद्वानों का मत है कि इसे टालने के लिए कांग्रेस व गांधी जी ने गंभीर प्रयास नहीं किए। अब सीधे सीधे ब्लेम है कांग्रेस और गांधी पे, ठीक है। गांधी में बोल रहा हूँ तो आपको, ठीक है, भावुक नहीं होना है, थोड़ा सा, ठीक है, समझना है चीज़ों को। कांग्रेस व गांधी ने गंभीर प्रयास नहीं किए। ये विद्वान अपने कथनों की पुष्टि के लिए यहाँ पे निम्नलिखित तर्क देते हैं। कौन कौन सा आर्गुमेंट है जो कि यह दिखाता है कि वाकई में इन्होंने प्रयास नहीं किया। क्योंकि देखिए, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चुप रहना भी यह माना जाता है कि आप उस गलत का साथ दे रहे हैं। तो कुछ कुछ यही भाव है इस कथन का। पहला है, देखिए, कि कांग्रेस ने 1909 के पृथक जो निर्वाचन मंडल प्रणाली का उस प्रकार से विरोध नहीं किया जिस प्रकार से 1905 के बंगाल विभाजन तथा 1932 के दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का किया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर बीज को डाला जा रहा है, मुस्लिम लीग तो ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, एक दिन में आ गया। 1906 में मुस्लिम लीग जब एक पार्टी बनकर तैयार हुई तो बाकायदा अंग्रेजों ने उस पार्टी को एक ऑथोरिटी प्रदान कर दी। अगर उसी समय रोक दिया गया होता कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस समय तो 1906 में गांधी तो भारत आए नहीं थे,
कांग्रेस ने अगर रोक दिया होता कि नहीं भाई, अलग पार्टी तुमको हम बनने ही नहीं देंगे, तुम हमारे ही भाई हो, हमारे ही साथ रहो, हमारे पार्टी में ही रहो, क्योंकि कांग्रेस में भी उस समय ठीक है कई सारे मुस्लिम नेता आ चुके थे, तो भाई तुम अलग पार्टी क्यों बना रहे हो। लेकिन कांग्रेस ने यह स्टेप नहीं लिया, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। कैसा, तो जैसा कि 1905 के बंगाल विभाजन हुआ और 1932 का जो दलित पृथक निर्वाचन हुआ, सोचिए 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी कांग्रेस के द्वारा उसका विरोध करने की वजह से कांग्रेस 1907 तक आते आते सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। तो क्या इसका विरोध वो नहीं कर सकती थी। दूसरा है कि 1932 के जो दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का किया गया पूरी तरीके से गांधी जी के द्वारा, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ठीक है जो पूना पैक्ट समझौता भी हुआ, आमरण अनशन पे चले गए। अगर उतना विरोध यहाँ पे किया गया होता तो मुस्लिम लीग पैदा ही नहीं होता। मुस्लिम लीग अगर पैदा ही नहीं होता तो 1947 में भारत का विभाजन ही नहीं होता। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के करीब जाने से रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किया। अर्थात भारत के ही लोग हैं, अगर वो अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं तो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम है, यहाँ पे ठीक है मुस्लिम ही जा रही है अंग्रेज़ों के पास, या फिर अंग्रेज लोग कहीं न कहीं फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को समझ लिया कि अगर इनको बांटना है तो इनके धर्म पे हस्तक्षेप करो, और यही अंग्रेज़ों ने किया। डिवाइड एंड कन्कर, फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास किया, और इसमें कांग्रेस भी विफल रही, मुस्लिम लीग भी आप ठीक है समझने में विफल रही कि आखिर एक बाहर की विदेशी शक्ति हम दोनों को लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन दोनों ने ही अगर देखा जाए तो अपने अपने फ़ायदे के लिए ये काम करना सही समझा, और खासकर मुस्लिम लीग ने भी करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे दायित्व तो बनता है कि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर मौजूद थी तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ हमेशा लेकर चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसमें विफल रही। तीसरा है, नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया क्योंकि सत्ता की प्रतीक्षा उनके लिए असहनीय थी। अब ये भी देखिए सत्ता का टर्म लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट तक आते आते चाहे हम लोग 1919 का चुनाव देख लें, 1935 का चुनाव देख लें, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर जगह चूँकि मुस्लिम तो उतना मेजोरिटी में नहीं थी, अधिकतर जो वोटिंग मिला कांग्रेस को ही मिला, और कांग्रेस को जब पूरी तरीके से बहुमत मिला तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ ठीक है पूरी तरीके से सत्ता का बंटवारा नहीं किया। मुस्लिम लीग बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमें भी साथ में लेके चलो, गठबंधन का सरकार बना लो, लेकिन एक फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट गठबंधन का सरकार आखिर तो क्यों बनाए। तो कहीं ना कहीं सत्ता को जो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, या फिर लास्ट में गांधी जी किसी भी कीमत पे ये चीज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया था या फिर सत्ता का भी प्रॉब्लम आ गया था, ये इंजाम चाहे हम लोग नेहरू पे लगाएं चाहे पटेल पे लगाएं, ठीक है कहना ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए चुपके से यहाँ पे शामिल कर लिया गया कि नहीं, कांग्रेस गांधी अगर है यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा नेहरू का भी पटेल का भी यहाँ पे सत्ता से कहीं न कहीं यहाँ पे संबंध था, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्के का दूसरा जो पहलू हमको दिखाना है कि किंतु उपयुक्त तर्क एक आयामी है, 1 डायमेंशनल में है। ऐसा अगर एक ही पक्ष को अगर हम लोग रख रहे हैं तो कहीं न कहीं हम उसका परीक्षण नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, कुछ तर्क यहाँ पे देना है, आंसर को बैलेंस करने की कोशिश करना है, क्योंकि इनमें तत्कालिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज किया गया है। उस समय जो सिचुएशन था, क्या परिस्थितियाँ थी, उस हिसाब से क्या डिसीजन लिया गया, ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, सीधे हमने कांग्रेस गांधी पे ब्लेम लगा दिया। गांधी जी एवं कांग्रेस ने विभाजन रोकने के अनेक गंभीर प्रयास किए, जिनके उदाहरण यहाँ पे निम्नलिखित हैं। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि 1916 में देखिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसने कांग्रेस ने, क्योंकि मुस्लिम लीग को लखनऊ समझौता के जरिए बिल्कुल ही एक मंच पे यहाँ पे ला के स्टेबलाइज कर लिया गया, और मुस्लिम लीग भी बड़ी खुशी से उस समय आ चुकी थी। लेकिन कुछ न कुछ घटनाएं यहाँ पे होने लगी। यही कार्य देखिए गांधी ने भी किया खिलाफत आंदोलन के समय, कि किस तरीके से गांधी ने खिलाफत आंदोलन को ठीक है हिंदू मुस्लिम एकता का पूरी तरीके से आंदोलन बना दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें गांधी ने खुद बोला हुआ था कि अगले 100 सालों में भी शायद इस तरह का आंदोलन देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बिल्कुल गांधी ने सही बोला हुआ था। देखिए कि अगले 100 सालों में, देखिए आज इतने बड़े लेवल पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ कभी भी
चाहे आज वर्तमान की बात कर ले, भारत की आज़ादी की बात कर ले, कभी ऐसा साथ में नहीं हुआ। तो क्या ये गांधी के द्वारा मुस्लिमों को, मुस्लिम लीग को एक साथ मिला के चलने का प्रयास नहीं किया गया? ऐसा कहना तो गलत होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी। नेहरू का जो ठीक है निर्वाचन मंडल था, नेहरू जो रिपोर्ट था, पृथक निर्वाचन मंडल को कह रहा है कि अस्वीकार करके संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी कि भाई एक निर्वाचन हो, एक देश एक निर्वाचन हो। लेकिन इस चीज़ को या तो अंग्रेजों ने नहीं माना या तो मुस्लिम लीग ने नहीं माना। तो यह ब्लेम करना कहाँ से गलत है कि भाई कांग्रेस ने ही क्या किया, पूरी तरीके से भारत का विभाजन करवाया। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि विभाजन मेरी लाश पर होगी। इसके अलावा कांग्रेस एवं गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों का पुरजोर विरोध किया जो भारत के विभाजन की दिशा में ले जाते हैं। इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो है देखिए एनालिटिकल अप्रोच है, साफ साफ इस चीज़ को नकारने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए भाई आप लोग जो ब्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी ने ही विभाजन ठीक है करवाया, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरा प्रयास किया, गांधी ने भी पूरा प्रयास किया कि किसी भी कीमत पे भारत का विभाजन ना हो। लेकिन अंततः उस समय की परिस्थितियाँ इस तरीके से उग्र हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई, पूर्वी बंगाल के तरफ, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के तरफ इस कदर हिंसा उमड़ पड़ी कि मजबूरन उस समय, चाहे हम लोग नेहरू की बात करें चाहे पटेल की बात करें, कि विभाजन के अलावा ऐसा लग रहा था कि कोई विकल्प ही नहीं था। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको निष्कर्ष के रूप में यह बताने की कोशिश करना है कि इस प्रकार यद्यपि कांग्रेस एवं गांधी जी ने विभाजन को टालने का अनेक गंभीर प्रयास किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कि ब्रिटिश की जो फुट डालो और राज करो, डिवाइड एंड कन्क्वर की नीति, और इसमें जिन्ना को भी तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जिन्ना को भी कितने बार अपॉर्चुनिटी दिया गया। जब कैबिनेट मिशन आया, जब भारत में ठीक है संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ, उस समय भी कितना ऑफर किया गया कि भाई आओ संविधान को मिल के बनाओ। लेकिन जिन्ना की भी तो कुछ न कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं मौजूद ही थी उस समय। तो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ ही हुआ। तो अब देखिए कितना बैलेंस उत्तर दिख रहा है हमारा कि बिल्कुल न्यूट्रल, एक पक्ष अगर ब्लेम कर रहा है तो दूसरा इसे डिफेंड कर रहा है। यही है, इसी को बोलते हैं परीक्षण करना। अब देखिए ये जो एक मॉडल आंसर दिया गया है ये अंतिम सत्य नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिकल तरीके से और भी बिंदुओं को शामिल कर पाते हैं तो ये और बेहतर होगा, इससे भी अच्छा आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगले क्लास से आप लोगों को मॉडल, ठीक है, कुछ प्रश्न भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर करना मत भूलिए एंड जय हिंद।